भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो ऐसा क्यों, मतलब कि भारत जो पहले 17वीं सदी का भारत था, अपना जो इंडिया था, तो उसमें मुगलों के अधीन मजबूत एकीकृत शासन था। जो मुगलों के अधीन जो मजबूत एकीकृत शासन था, उस समय काफ़ी अच्छा पकड़ थी इनकी 9% से, मतलब मुगलों की जो थी। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि जब 18वीं सदी का भारत आया, तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। तो उसके बाद जो केंद्रीकृत और शक्तिशाली सत्ता का अभाव हो गया। केंद्रीकृत जो केंद्र की जो शक्ति थी, उनकी पावर थी, जो औरंगजेब बादशाह था, उसकी मृत्यु हो ही गई, मुगलों का जो बादशाह था। तो उसके बाद जो केंद्रीकृत शक्ति का अभाव हो गया, तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसी में हम देखते हैं उत्तर में जो राज्य हैं और दक्षिण में राज्य हैं, ये निम्न है। तो उत्तर में जैसे कि बंगाल, बंगाल जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? मुर्शिद कुली खान ने। उसी प्रकार मराठा स्वतंत्र राज्य की स्थापना शिवाजी और पेशवा ने की। उसी प्रकार पंजाब, पंजाब जो स्वतंत्र राज्य है, इसकी स्थापना महाराजा रणजीत सिंह ने की। रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद व अली मोहम्मद खान ने की। उसी प्रकार अवध जो स्वतंत्र राज्य है, इसकी स्थापना शहादत खान ने की। इसी प्रकार दक्षिण के जो राज्य हैं, जैसे कि हैदराबाद, तो हैदराबाद की स्थापना निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ के द्वारा की गई। उसी प्रकार कर्नाटक, कर्नाटक जो स्वतंत्र राज्य है, इसकी स्थापना सादतुल्लाह खान के द्वारा की गई। और जो मैसूर स्वतंत्र राज्य है, इसकी स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ, कैसे क्या क्या किया उन्होंने ब्रिटिश विस्तार के लिए, तो हम से बात करते हैं इसकी। तो स्टार्ट में उन्होंने बंगाल, बंगाल पर अधिकार किया। सबसे पहले जो ब्रिटिश आए, उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार प्रारंभ करना स्टार्ट किया। तो इसके लिए उन्हें 2 युद्ध लड़ने पड़े बंगाल पे, जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि छोटे तो और भी होते, लेकिन जो मेन युद्ध है वो 2 माने जाते हैं। तो कौन कौन से युद्ध है जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में भी आते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ जाते हैं। तो एक तो प्लासी का युद्ध, ये हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध 1757 में। और दूसरा युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 में। तो अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार करने के लिए 2 युद्ध लड़ने पड़े जो इम्पोर्टेंट थे। उसी प्रकार मैसूर पर, मैसूर के लिए, मैसूर पर जब अधिकार किया उन्होंने, मैसूर से कितने युद्ध लड़े? 4 युद्ध। कौन कौन से युद्ध लड़े थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1768 से 69 में, 1768 से 69 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से 84 तक लड़ा गया था, 1780 से 84 तक चला था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1790 से 92 तक। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1799 तक लड़ा गया था। और मराठा, इस प्रकार मराठा का जो बड़ा क्षेत्र था, काफी बड़ा मराठा का, इनसे जब इस पर कब्जा करने के लिए 3 युद्ध लड़े इनसे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 तक लड़ा गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक। और उसी प्रकार तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक लड़ा गया था। उसी प्रकार पंजाब, जो पंजाब है, पंजाब से भी, पंजाब पर कब्जा करने के लिए उन्हें 2 युद्ध लड़ने पड़े पंजाब से। कौन कौन से युद्ध लड़ने पड़े? 2। जो प्रथम पंजाब युद्ध, प्रथम पंजाब आंग्ल सिख युद्ध, ये लड़ा था 1845 में, 1845 में, 1845 में लड़ा था, 46 तक चला था। ये 1848 से 49 तक चला था, 1848 से 49 तक, 1849 से 46 तक चला था। तो पंजाब पर कब्जा करने के लिए भी 2 युद्ध लड़ने पड़े, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। उसी प्रकार सिंध पर कब्जा 1843 में और अवध पर 1856 में हुआ। तो इनकी जो विस्तार, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तारवादी नीतियां 3 नीतियां थी। ब्रिटिश की विस्तारवादी नीतियां जो घेरे की नीति, एक संधि नीति और व्यक्तिगत का सिद्धांत नीति। में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र आता था, जो कि काफी बड़ा प्रांत था। तो बंगाल का प्रशासन यह मुगल प्रांत था। बंगाल उस समय मुगलों का प्रांत था, यहाँ पर मुगल रहते थे, तो मुगल प्रांत के नाम से जाना जाता था।
तो उस समय मुगल जो सम्राट है, मुगल सम्राट औरंगजेब थे, और बंगाल के सूबेदार अजीम उसान था, और बंगाल का जो दीवान मुर्शिद कुली खा था। औरंगजेब जो मुगल सम्राट था, मुगल सम्राट की मृत्यु 1707 में हो गई, और उसके बाद फिर जो बंगाल के सम्राट और भी बने, लेकिन जो मुगल सम्राट मुगल सम्राट फर्रुख सिंह ने मुर्शिद कुली खा को सूबेदार नियुक्त किया। जो मुर्शिद कुली का यहाँ दीवान था, जिसे मुगल सम्राट ने पहले दीवान नियुक्त किया था, वह बाद में जो फर्रुख सिंह मुगल सम्राट ने उसको सूबेदार नियुक्त किया। ये मुगल सम्राट जो दीवान था पहले, इसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने दीवान नियुक्त किया था। औरंगजेब ने दीवान नियुक्त किया था। औरंगजेब ने इसे दीवान नियुक्त किया था, और जब फर्रुख सिंह ने इसको मुर्शिद कुली का क्या बना दिया, सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो उसके बाद बंगाल के जो नवाब हुए 1770 से 1775 तक, जो बंगाल के नवाब हुए जिन्होंने बंगाल के ऊपर शासन किया, उसका नाम पहले तो जो मुर्शिद कुली का था, जिसने स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना भी की थी, इसको श्रेय जाता है। तो जब बंगाल का पहला नवाब था मुर्शिद कुली का, फिर उसके बाद अलीवर्दी का 17, फिर उसके बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर बना, फिर मीर कासिम बना, फिर नजमुद्दौला बना, और फिर उसके बाद मुबारक उद्दौला। इस 1770 से 1775 तक सारे बंगाल के नवाब हुए थे। बंगाल का महत्व, तो ऐसा क्या कारण था जिससे कि अंग्रेज बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे? ऐसी क्या वजह थी जिससे कि बंगाल के लिए उन्होंने 2 युद्ध लड़े, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध जैसे युद्ध उन्होंने बंगाल के लिए लड़े। तो बंगाल उस समय अत्यंत समृद्ध प्रांत था, अत्यंत समृद्ध प्रांत था, काफी ज्यादा समृद्ध प्रांत था। क्यों? क्योंकि कारण इसके ये है कि क्यों समृद्ध था प्रांत, क्योंकि बहुत उपजाऊ जमीन थी। बंगाल की जो जमीन काफी उपजाऊ है, और उस समय आप तो जानते ही हैं कि भू लगान जो कि भूमि का जो कर है, उसी से गवर्नमेंट टैक्स अच्छा सा प्राप्त करती थी, गवर्नमेंट अपने कर्ज निकालती थी। तो मतलब जो भी तो बहुत उपजाऊ जमीन थी। इसलिए क्यों जमीन उपजाऊ थी? क्योंकि यहाँ गंगा नदी और अन्य नदियां डेल्टा बनाती हुई निकलती थी। यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी आसपास लगभग। और जो डेल्टा जानते हो, डेल्टा से जो बनी हुई मिट्टी होती है, जो डेल्टा जो बन करके वो मिट्टी आती है, काफी उपजाऊ होती है, आप जानते हो। दूसरी बात, नौ परिवहन आसान था यहाँ पर। नौ परिवहन, क्योंकि यहाँ से जो कि जहाज वाज ले जाना, नाव से जाना, क्योंकि बंदरगाह थे यहाँ पर, समुद्र पास बंदरगाह थे। तीसरी जो बात है, क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती नहीं थी आसपास। यहाँ आसपास क्षेत्रीय शक्तियों की कोई चुनौती नहीं थी, क्योंकि आसपास कोई बड़ा राज्य नहीं था, और न ही मराठा यहाँ तक पहुंच पाए थे। और चौथी जो बात है, समुद्री व्यापार, यहाँ समुद्री व्यापार करना आसान था, जैसे कि वस्त्रों का व्यापार। तो इसलिए बंगाल पर कब्जा करना चाहते थे अंग्रेज, और उन्होंने कब्जा किया इसी के नवाब, जिसमें जो पहला नाम आता है मुर्शिद कुली खा का। बंगाल के नवाब में मुर्शिद कुली खा, जिसने 1717 से 1727 तक बंगाल पर शासन किया। अब ये जो मुगल सम्राट फर्रुख सिंह द्वारा, जो मुर्शिद कुली का है, मुगल सम्राट फर्रुख सिंह द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था। जो स्वतंत्र रूप से मुगल सम्राट फर्रुख सिंह ने स्वतंत्र रूप से नियुक्त अंतिम सूबेदार था। उसके बाद मुगल शासन समाप्त हो ही चुका था, तो उसके बाद जो अंतिम सूबेदार ये था, जिसने आगे चलकर नवाब बना और स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी। इसने आगे स्वतंत्र बंगाल राज्य की नींव रखी आगे चलकर। इसने क्या कार्य किए? इसने सुधार किया। जो सुधार किया, देखो, कृषि में तकावी ऋण, जो कृषि के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था की, डायरेक्टली जो किसान है उनके लिए तुरंत ऋण मिल सके उनको कृषि कार्य के लिए। और जमींदारों को राजस्व, जमींदारों से रेवेन्यू वसूल किया, तो जमींदारों के लिए। और राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है इसकी, वही जो राजधानी है उसको ढाका, बंगाल की जो राजधानी ढाका थी, उससे ढाका से मुर्शिदाबाद बनाया।
बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने। ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, कई बार पूछा गया भी है। तो बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने बनाई? तो मुर्शिद कुली खान ने। अब जो मुगल सम्राट फर्रुखसिंह है तो उसके पास जॉन सर में जो अंग्रेज है अधिकारी, उसका जो मिशन है वो गया, तो उससे प्रभावित होकर के उस मिशन से प्रभावित होकर मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने शाही फरमान जारी किया। वो भी बंगाल के जो नवाब मुर्शिद कुली का है ना, नवाब मुर्शिद कुली का के समय, उस समय बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली का था, लेकिन मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने मुर्शिद कुली का से नहीं पूछा कुछ भी और खुद ही फैसला ले लिया और मुर्शिद कुली का ने शाही फरमान जारी मुगल सम्राट फर्रुखसिंह ने शाही फरमान जारी कर दिया और मुर्शिद कुली का से कुछ भी नहीं पूछा। तो ये शाही फरमान क्या होता है? ये होता है अंग्रेज 3000 रुपये वार्षिक कर दे करके 3000 रुपये वार्षिक कर दे करके बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते थे। फिर कितना भी व्यापार करो, कितना भी बिजनेस करो, वो कर सकते थे, इसमें कोई कर नहीं देना होता उनको। 3000 रुपये एक महीने वार्षिक देते थे और उसके बाद कोई कर नहीं देते, कितना भी व्यापार कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो बंगाल के जो नवाब है उनके लिए सिर दर्द हो गया, क्योंकि उनको जब कर आ नहीं रहा था नवाब के पास, क्योंकि उससे क्या होता है कुछ इनकम हो जाती थी, उनकी इनकम बंद हो चुकी थी लगभग, कर जो टैक्स लगाते थे व्यापार पर, उससे उनको पैसे होते थे तो वो बंद हो गया था। तो बंगाल के नवाबों के लिए सिर दर्द था। लिखा के बाद जो बंगाल का नवाब बना है अलीवर्दी खां। गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ। किस किस के बीच हुआ? अलीवर्दी खां और सरफराज के बीच में। तो इसमें अलीवर्दी खां विजयरा तो बंगाल का नवाब बना। इसको यहाँ पर इन दोनों की फाइट हुई और इसमें जो अलीवर्दी खां है वो जीत चुका था और बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अलीवर्दी खां ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। जो रेवेन्यू देता था मुगलों के पास वो अलीवर्दी खां ने मना कर दिया और अपने आप को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसके पहले जो मुर्शिद कुली खां थे वो तो रेवेन्यू देते थे, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित नहीं किया था, लेकिन अलीवर्दी खां ने अपने आप को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया और मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी की छत्ते से की। अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने उससे पूछा कि आप जो शाही फरमान है उसका विरोध क्यों नहीं करते, इसको बंद क्यों नहीं करवाते हैं? तो इसने समझाया, अलीवर्दी खां ने समझाया कि अगर ऐसा करेंगे तो अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते के समान है। यदि आप मधुमक्खी के छत्ते को सहलाते हो तो वो आपको शहद देगा और आप उसको छेड़ते हो तो आपको मधुमक्खी काट लेगी। तो इसी तरह से अंग्रेज ये आप उनको रेवेन्यू देते रहते हो तो आपको कुछ न कुछ, यदि आप उनका जो शाही फरमान है उसका विरोध नहीं करोगे तो आपको कुछ न कुछ मिलता रहेगा, मगर आप उसका विरोध करोगे तो आपको वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसने ऐसा बोल दिया कि अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की। अगला नवाब है सिराजुद्दौला जो 1756 में बना। इसके समय दो घटनाएं जो इम्पोर्टेंट है वो है बल्लेकोर की घटना और एक प्लासी का युद्ध। दोनों काफी इम्पोर्टेंट घटनाएं जो सिराजुद्दौला के समय हुई। अब सिराजुद्दौला जैसे ही नवाब बना, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के जो शाही फरमान है उसका विरोध किया और इसी विरोध के लेकर के आगे चल करके अंग्रेजों की सिराजुद्दौला से लड़ाई हुई और एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई जिसे अब इतिहास ही बदल कर दिया, जैसे कि प्लासी का युद्ध। इसको प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखो, सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों के जो शाही फरमान है उसका विरोध किया तथा कोलकाता की किलेबंदी करने से रोका। अब कोलकाता की किलेबंदी क्या होती है? जैसे कि कोलकाता में रह रहे हैं अंग्रेज, रह रहे हैं, तो इन्होंने यहाँ पर आसपास किलेबंदी कर ली, तो ये जगह रुका ली। तो इसने सिराजुद्दौला ने इसी प्रकार कोलकाता में अंग्रेज रहते थे, तो यहाँ चंद्रनगर में, जो चंद्रनगर है यहाँ पर फ्रांसीसी रहते थे, फ्रांसीसी भी यहाँ किलेबंदी कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने मना कर दिया अंग्रेजों से, फ्रांसीसी से, तो फ्रांसीसी तो रुक गए, इन्होंने किलाबंदी करना नहीं की किलाबंदी इन्होंने, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेजों ने फिर भी किलाबंदी की और जगह रुका ली। तो सिराजुद्दौला ने बोला कि भाई ये तो
हमारा इलाका है तो आप यहाँ पर रह रहे हो, वो काफी है, लेकिन आप यहाँ पर किलेबंदी भी कर रहे हो, जगह भी लगा रहे हो, तो फिर अच्छा नहीं है। लेकिन अंग्रेज नहीं माने फिर भी, तो अंग्रेजों ने मना किया, फिर भी मना किया तो सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर आक्रमण कर दिया। जिसे आक्रमण कर दिया तो जो अंग्रेज थे, बहुत सारे अंग्रेज तो भाग करके यहाँ से अंग्रेज पुल्टा द्वीप पर चले गए। भैरव बंगाल में है, भैरव बंगाल में जहाँ पुल्टा द्वीप है वहां चले गए, पुल्टा द्वीप में चले गए। अब पुल्टा द्वीप में चले गए तो भले को कुछ, जैसे कि जॉर्ज हॉलवेल ने कहा कि यहाँ पर कुछ, इस जॉर्ज हॉलवेल ने एक बुक लिखी, उसमें कहा, बताया कि यहाँ पर कुछ अंग्रेज और बच गए थे, लगभग 146। तो 146 अंग्रेज जो पुल्टा द्वीप पर नहीं जा पाए थे, उनको एक कमरे में घुस दिया। किन्होंने? सिराजुद्दौला ने कमरे में घुस दिया। तो कुछ जब उनको बाहर निकले तो मात्र 23 ही बचे थे और 123 मर गए थे। तो इस घटना को जॉर्ज हॉलवेल ने ब्लैक होल नाम दिया, जो 20 जून 1756 में हुई थी। और जो तो बहुत सारे तो अंग्रेज पुल्टा द्वीप पर चले गए थे। अब इसी को देखते हुए अंग्रेजों ने सोचा कि हमारे हाथ से जो काफी अच्छा प्रांत है बंगाल, जिससे काफी रेवेन्यू मिल सकता है, वो निकलता जा रहा है। तो ऐसा सोचते तो उन्होंने तो अपनी सेना, जो उनकी सेना थी क्लाइव और वाटसन, जो मद्रास में थी, ये दक्षिणी भारत में फ्रांसीसियों के साथ लड़ाई हुई थी वहां पर, तो इसलिए वहां से बुलाई और मद्रास से क्लाइव और वाटसन की सेना आई। क्लाइव और वाटसन की सेना के साथ आए और सिराजुद्दौला से छोटी सी झपट हुई, छोटी सी फाइट या लड़ाई मान सकते हो आप कि इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई। इस जो फाइट हुई तो इस फाइट में सिराजुद्दौला की हार हो गई और इसी की हार को देखते हुए सिराजुद्दौला को एक अपमानजनक संधि बोलते हैं, अपमानजनक संधि, जिसे अलीनगर के नाम से जानते हैं, अलीनगर की संधि करनी पड़ी। सिराजुद्दौला को अपमानजनक अलीनगर की संधि करनी पड़ी फरवरी 1757 में। अब आपको पता है कंडीशन ऐसी, मतलब जब झपट में वो हार गया था तो उसे अलीनगर की संधि करनी पड़ी। तो इस संधि में जो अंग्रेजों की क्या मांगे पूरी हुई, या अंग्रेजों की जो आवश्यकताएं पूरी हुई, क्या हुई, मतलब तो अंग्रेजों को एक तो कोलकाता की किलेबंदी करने का अधिकार मिल गया अंग्रेजों को, क्योंकि अब वो आसानी से और बिना रुकावट के कोलकाता की किलेबंदी कर सकते थे। दूसरी जो उनकी डिमांड है सिक्के डालना, दूसरी और डिमांड थी उनकी सिक्के डालना, तो उनमें सिक्के डालने की अनुमति मिल गई थी। और तीसरी जो डिमांड थी उनकी, जो बंगाल में कर मुक्त व्यापार, बंगाल में वो कर मुक्त व्यापार कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब उनको कर नहीं देना पड़ता था। पहले 3-4 दिन लगते थे, लेकिन अब कुछ भी कर देते थे किसी भी चीज का पहले। तो बंगाल में कर मुक्त व्यापार, बंगाल में कोई कर नहीं है और व्यापार करेंगे अब। तो अब क्या हुआ, जब अपमानजनक संधि से तो सिराजुद्दौला काफी परेशान हो गया था, तो उसने मोर प्लान किया हुआ। तो अंग्रेजों ने सोचा कि शायद वो चुप नहीं बैठेगा, इस वजह से तो अंग्रेजों ने, जैसे ही सिराजुद्दौला ने फ्रांसिस से मदद मांगी, तो इधर अंग्रेजों ने जो सिराजुद्दौला के विश्वास पात्र है उनको अपने पक्ष में कर लिया। जैसे कि घसीटी बेगम, जो सिराजुद्दौला के सबसे खास थे, शौकत जंग, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद, राय दुर्लभ, ये सब सिराजुद्दौला के सबसे विश्वास पात्र इंसान थे, जिन पे सिराजुद्दौला विश्वास करता था और उसके साथ देते थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हें अपने पक्ष में कर लिया, या तो पैसे देकर के या कोई और लालच देकर के, ताकि ये उनकी तरफ हो गए। तो अब क्या हुआ, अब समय हुआ आ गया जब प्लासी का युद्ध होगा, प्लासी का युद्ध होगा। ये प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ, 23 जून 1757 में। तो ये कहाँ हुआ, प्लासी जगह है बंगाल की भागीरथी नदी के तट पर, बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर स्थित एक जगह है जहाँ पर प्लासी एक, तो इस पर यहाँ पर युद्ध हुआ था प्लासी में। प्लासी का पड़ता है बंगाल की भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्लासी के युद्ध का कारण, तो प्लासी का युद्ध का जो कारण था वो था अलीनगर की संधि, जो अलीनगर की अपमानजनक संधि हुई थी, उसका मेन कारण वही था। अब युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757, किसके बीच में होता, क्लाइव और सिराजुद्दौला। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव जो मेन लीडर था, क्लाइव फाइट कर रहा था, और इधर से सिराजुद्दौला। तो किसके मध्य होता, क्लाइव
और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। और इसके परिणाम देखें कि युद्ध के परिणाम। तो प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए तो आपको पता है इसी कि जब इसमें सिराजुद्दौला बिल्कुल अकेला हो गया था, क्योंकि उसके जो भी थे उसके साथ, जैसे सेनानायक मीर जाफर और गजनी बेगम जो उसकी कुछ लगती थी, तो सभी लगभग उसके जो रिलेटिव थे, जो लगभग कास्ट थे जो उसके साथ लड़ाई कर सकते थे, जो वो सभी अंग्रेजों की तरफ हो गए, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया था। तो इसलिए उसके सेनानायक ने और जो उसके सहयोगी थे उन्होंने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। तो इसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला बिल्कुल अकेला पड़ गया था, इसलिए वह हार गया। और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई। प्लासी के युद्ध में किसकी जीत हुई, रॉबर्ट क्लाइव की, क्योंकि आपको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने छल कपट से जीत प्राप्त की। तो ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा गया। जैसे ही जीत हुई तो इस रॉबर्ट क्लाइव को क्या कहा गया, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा गया। जो रॉबर्ट क्लाइव है इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा। और विलियम पीट ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा। विलियम पीट ने स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा, रॉबर्ट क्लाइव को। यह अंग्रेजों की सैन्य नहीं कूटनीतिक विजय थी, छल कपट से जीती हुई जीत थी। मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन गया। ये मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनानायक था पहले, ये अब अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बन गया, बना दिया अंग्रेजों ने इसे नवाब बना दिया। बंगाल की लूट प्रारंभ हुई। जो बंगाल है, बंगाल की लूट प्रारंभ हो गई अब, और अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र भी मिल गया। अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र मिल गया। भारत में ब्रिटिश प्रभुता का आरंभ हो गया। अब यहीं से भारत में ब्रिटिश प्रभुता का आरंभ हो गया, क्योंकि ये काफी बड़ी जीत थी अंग्रेजों की। तो इसलिए भारत में ब्रिटिश प्रभुता का आरंभ प्लासी के युद्ध से माना जाता है। प्लासी के युद्ध से जो ब्रिटिश प्रभुता का आरंभ हो गया। बंगाल की क्रांति 1760। अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर हटाया। मीर जाफर है इसे अंग्रेजों ने हटा दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर रहा है, इसलिए मीर जाफर को हटाया। और मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर नवाब बनाया। तो मीर कासिम है इसे मीर जाफर के स्थान पर नवाब बनाया। तो वेंसिटार्ट ने इसे बंगाल की क्रांति का, जो वेंसिटार्ट ने इसे बंगाल की क्रांति का युद्ध। देखो बक्सर का युद्ध, बक्सर कहाँ है, बिहार में है एक जगह जिसे बक्सर के नाम से जाना जाता है। तो बक्सर बिहार में स्थित है। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 सितंबर 1764 को। तो ऐसा क्या कारण हुआ जिससे कि बक्सर का युद्ध हुआ, तो जो कारण है इसके देखो, बंगाल के नवाब मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब मीर कासिम के द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया। बाकी बंगाल के नवाब मीर कासिम ने इन अंग्रेजों की बहुत कम सुनी और लगभग अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया। तो इसमें से एक नेक काम ये भी है कि नवाब ने मीर कासिम के द्वारा आंतरिक व्यापार पर लगे सभी करों को समाप्त कर दिया। मीर कासिम ने जो आंतरिक व्यापार में जितने भी कर लग रहे थे, जितने भी कर लग रहे थे सभी को समाप्त कर दिया। और राजस्व वृद्धि के लिए मीर कासिम द्वारा जो राजस्व वृद्धि है उसके राज्य की राजकोष है, उसके लिए मतलब जो मनी आती है उसके लिए, तो राजस्व वृद्धि के लिए मीर कासिम के द्वारा एक अतिरिक्त कर जिसे बोलते हैं खिजरी कर, एक अतिरिक्त कर मीर कासिम लगाया जिसे बोलते हैं खिजरी कर लगाया, जो सभी के लिए था, सबको देना था, अंग्रेजों को सबको देना था मतलब। तो ये खिजरी कर था। इससे अंग्रेज पहले से नाराज तो पहले से ही थे, क्योंकि ये लगभग सभी काम अपने राज्य के लिए कर रहा था, अच्छाई के लिए कर रहा था, अंग्रेजों की बहुत कम गुलामी कर रहा था, तो इसलिए अंग्रेज पहले से नाराज थे। फिर इसने उनके जो कर लग रहे थे उनको समाप्त कर दिया और इसने अपना खुद का कर राजस्व वृद्धि के लिए मीर कासिम के द्वारा एक अतिरिक्त कर खिजरी कर लगा दिया। तो इस बात से देखते हुए जो बंगाल के इस बात से देखते हुए अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध, किसके विरुद्ध, मीर कासिम के विरुद्ध वे औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। बंगाल के नवाब मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेजों ने औपचारिक युद्ध की घोषणा कर दी। तो जिसका ये नवाब है तो नवाब का पद से हटाया गया, इसको ये नवाब के पद से हट गया
और नवाब के पद से हट गया। तो ये नवाब के पद से हटते ही मीर कासिम सीधा चला गया, नवाब के पद को छोड़ करके अवध चला गया मीर कासिम। यहाँ पर इसने अवध में जाकर के सहायता ली। तो अवध में जाकर के, अवध में ऑलरेडी पहले से ही अवध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शरणार्थी बना हुआ था अवध में। तो अवध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ऑलरेडी था, और अब मीर कासिम भी यहाँ से जब इसका नवाब का पद हट गया तो मीर कासिम भी अवध चला गया। अवध अब तक अवध में तीन हो गए, पहले से शुजाउद्दौला तो ऑलरेडी था इसे, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय शरणार्थी था, और मीर कासिम जो कि मीर कासिम यहाँ से बंगाल का नवाब था, ये अभी चला गया। तीनों ने मिलकर प्लान किया, और प्लान करने के बाद में तीनों ने हेक्टर मुनरो, जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इससे फाइट की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन आ रहा? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, तो हेक्टर मुनरो, और एक तरफ तो हेक्टर मुनरो था, और एक तरफ अवध, बंगाल और मुगल, तीनों की संयुक्त सेना थी। तीनों की संयुक्त सेना थी। तो शुजाउद्दौला, मीर कासिम, मुगल सम्राट, तीनों की संयुक्त सेना थी। हेक्टर मुनरो एक तरफ था, और अंग्रेजों की सेना एक तरफ हेक्टर मुनरो के साथ में। तो एक अंग्रेजों की तरफ से जो मेन लीडर था वो था हेक्टर मुनरो, और इनकी तीनों की संयुक्त सेना और हेक्टर मुनरो की संयुक्त सेना, तीनों ने मिलकर के फाइट की। तो फाइट की अंत में जो फाइट में जीते, जो लास्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जो ये फाइट थी ये रियल फाइट थी, और इसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अंग्रेजों की विजय हुई, अंग्रेजों के द्वारा इसमें कोई छल कपट नहीं किया गया था, और काफी बड़ी सेना थी। इधर तीनों की सेना थी, इधर अंग्रेजों के अकेलों की सेना थी। तो इसमें रियल फाइट हुई इनके बीच में, इनमें अंग्रेजों के द्वारा कोई छल कपट नहीं हुआ, और अंग्रेज विजय हुए बक्सर के युद्ध में। युद्ध के परिणाम, तो बक्सर के युद्ध के जो परिणाम है, इसमें क्या हुआ कि इलाहाबाद की दो संधि करनी पड़ी बक्सर के युद्ध के। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में हुई, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में हुई। ये दोनों संधियां बक्सर के युद्ध के परिणाम में की गई, बक्सर के युद्ध के बाद की गई। तो इससे क्या हुआ, इस संधि से किस किस अंग्रेजों को क्या क्या फायदे हुए? तो देखो, रॉबर्ट क्लाइव किस किस के मध्य हुई थी है? एक तो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला, दोनों रॉबर्ट क्लाइव ने संधि की इन दोनों से। तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से संधि की। तो इस संधि में क्या बातें मानी गई, अंग्रेजों के लिए क्या क्या फायदे हुए? तो देखो, यहाँ पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो अंग्रेज करेंगे। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो रेवेन्यू है या दीवानी है वो अंग्रेज कलेक्ट करेंगे, उनके पास रखेंगे। और दूसरी बात क्या हुई, शाह आलम द्वितीय प्रथम पेंशनर 26 लाख वार्षिक रुपए। शाह आलम द्वितीय को प्रथम पेंशनर बना दिया गया। अब वो अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड हो गया पूरी तरह से। अब शाह आलम द्वितीय को पेंशन के ऊपर ही जीना पड़ेगा, और 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन रहेगी। एक वर्ष के 26 लाख रुपए पेंशन शाह आलम द्वितीय को दिए जाएंगे। तीसरी क्या बात हुई, कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले या इलाके हैं, आप जिले बोल सकते हो या इलाके बोल सकते हो यहाँ पर। तो कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र है इसे बोल सकते हो। तो शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिए, शाह आलम द्वितीय को दे दिया। कड़ा और इलाहाबाद के जिले शुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिए, क्योंकि अब तो उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी बक्सर के युद्ध में, तो अब उन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंड था। तो शुजाउद्दौला से लेकर के शाह आलम द्वितीय को दे दिए, जो मुगल सम्राट था उसको दे दिए। शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, इससे किले कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले हैं इलाका लेकर के किसको दे दिया, शाह आलम द्वितीय को दे दिया। बंगाल में द्विवध शासन की व्यवस्था की गई। तो बंगाल में द्विवध शासन, इसको आगे पढ़ेंगे। अब देखो, इलाहाबाद की द्वितीय संधि में क्या क्या बातें हुई, किस किस के मध्य हुई? पहले तो देखो, इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य। रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। इसमें क्या क्या बातें की गई, अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना, अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना रखी जाएगी। जो अवध का जो खर्च आए उसके ऊपर किसकी सेना रखी जाएगी, अंग्रेजों की सेना रखी जाएगी। अवध में कर मुक्त व्यापार, और अंग्रेज अवध में कर मुक्त व्यापार कर सकेंगे। अब अवध में कोई कर नहीं लगेगा व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को। तीसरी बात क्या थी, चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया, चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया। तो ये बक्सर का युद्ध था, ये अंग्रेजों की वास्तविक जीत थी, सैन्य जीत थी अंग्रेजों की सैन्य जीत थी, अंग्रेजों की सैन्य जीत थी।
बक्सर का युद्ध जो कि ये अंग्रेजों की सेना जीतती, वास्तव में अंग्रेज की सेना ने लड़ाई की थी और जीत गए थे। वो भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित किया और इस युद्ध की वजह से भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, जिससे क्योंकि अंग्रेज जीत चुके थे तो उनका अपने दम पर जीते थे, तो इसलिए अंग्रेज खुद लड़ाई करके रियलिटी में अपने दम पर जीते, तो इसलिए वह अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, जबकि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था। जब इलाहाबाद की संधि हो रही थी उस समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला था, और जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। मीर जाफर था। बंगाल में द्वैध शासन यह 1765 से 72 तक रहेगा। तो इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव ने की। कब की? इलाहाबाद की प्रथम संधि में। आपको पढ़ा दिया पहले। तो देखो निजामत, अब बंगाल में द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? देखो निजामत और दीवानी जैसे होते हैं, मतलब निजामत प्रशासन होता है और दीवानी मतलब वित्त से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जो वित्त से रिलेटेड इकट्ठा करना, खर्च कैसे करना, सारे जितने भी कहाँ पर कितना खर्च होना, सर दीवानी वित्त से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो सब सारे किसके पास रहेंगे? कंपनी के पास। वो कंपनी के अंडर में डायरेक्ट कंपनी के पास रहेंगे मतलब। और जो निजामत से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सब नवाब के अंडर में रहेंगे। तो नवाब के पास रहेंगे निजामत और प्रशासन संबंधित, जैसे कि आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना, मतलब जैसे इस बंगाल के अंदर जो भी आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना और भी छोटे मोटे कार्य करवाना, तो लगभग जितने भी है प्रशासन संबंधित जितने भी कार्य है सारे किसके पास रहेंगे? नवाब के पास। और वित्त से रिलेटेड लगभग सभी काम कंपनी के हाथ में आ गए। तो दो अलग अलग हो गए ना, निजामत अलग कर दिया, दीवानी अलग कर दिया। और दीवानी जो वित्त से संबंधित कंपनी के अंदर में लिया, तो इसको बोलते द्वैध शासन। दो हो गए, मतलब दो शासन हो गए। दूसरी बात, इस जो केएम पणिकर ने इसे डाकुओं का राज कहा। ये द्वैध शासन है, इसे केएम पणिकर ने डाकुओं का राज कहा। इससे बंगाल की दुर्दशा हो गई थी। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्ति। द्वैध शासन की समाप्ति कब होती है? 1772 में। 1765 से 72 रहता है। 1772 में इसको समाप्त कर दिया गया और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में द्वारा 1773 में ये सब बताया गया। तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्ति हो गई थी इसकी। तो बंगाल में द्वैध शासन है, इसके बाद में देखा निजामत और दीवानी दोनों अलग कर दिए थे यहाँ पर।